बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहना चाहूँगी आप सबको रमज़ान पाकिस्तान में। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और आज आपसे बात करना चाहूँगी मियाँ और बीवी के ताल्लुक़ की। टेंशन लेने की बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं कहने वाली, अच्छी बात ही कहूँगी। वरना यूजुअली अगर ड्रामों में और फिल्मों में और मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए मियाँ बीवी के ताल्लुक़ की, तो बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है आजकल जो पोर्ट्रे किया जा रहा है उससे ज़्यादा भयानक रिश्ता कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक्चुअली सोचे तो मियाँ और बीवी का ताल्लुक़ कितना खूबसूरत है व्यूअर्स। ये वो आपके ज़िंदगी का साथी है, शौहर हो या बीवी हो, जो आपने खुद चूज़ किया है इस इंसान के साथ रहना। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ मेरा मतलब क्या है। देखिए, मैं पैदा हुई अपनी अम्मा अब्बा के घर, उसमें ना उनकी चॉइस थी ना मेरी चॉइस थी। सीधी बात है ना, किस किस्म का बच्चा पैदा हुआ, कैसा हुआ। अब मेरी अम्मी कैसी हैं, मेरे अब्बू कैसे हैं, इसमें मेरी कोई चॉइस नहीं है। मेरे भाई बहन कैसे हैं, उसमें मेरी कोई चॉइस नहीं है। लेकिन मियाँ और बीवी का ताल्लुक़ 3 दफ़ा एक लफ्ज़ कह के वो रिश्ता कायम हो जाता है और 3 दफ़ा कोई और लफ्ज़ कह के वो रिश्ता ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन दुनिया का मजबूत तरीन रिश्ता, और अगर उसको वैल्यू ना दो तो दुनिया का कमज़ोर तरीन रिश्ता। लोग कहते हैं कि मीडिया के जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, मीडिया के जो लोग होते हैं, वो बड़े इनसिंसियर होते हैं, वो जेन्युइन नहीं होते, उनके मामलात, उनके रिश्ते अपने हस्बैंड्स, अपने वाइफ्स के साथ अच्छे नहीं होते। लेकिन आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी है जिन्होंने टाइम एंड टाइम अगेन ये प्रूव किया कि आप चाहे मीडिया से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे आप कॉन्स्टेंटली बिज़ी हों, ट्रैवल करते हों, लेकिन अगर आप चाहते हैं, जेन्युइनली चाहते हैं कि आप अपने मियाँ बीवी के ताल्लुक़ को पॉजिटिवली लेके चलें, तो आप लेके चल सकते हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो हमेशा अपनी बीवी के बारे में, अपनी बच्चियों के बारे में इतने अच्छे अल्फाज में बात करते हैं और हमेशा लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको दुआओं में याद रखना। आज हमारे साथ हमारे मुल्क के एक बेहतरीन और ब्रिलियंट ड्रामा, फिल्म, थिएटर, किसी भी अरीना में अगर एक्टिंग होती है तो वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल एक्टर्स हमारी जनरेशन के, बल्कि फॉर जनरेशन्स टू कम। और मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रही हूँ कि और 5, 6, 7 साल की बात है कि हम कह रहे होंगे कि आज हमारे साथ लिविंग लेजेंड है। मैं बात कर रही हूँ अपने बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्रिलियंट और इतने बड़े दिल वाले भाई की, जिनका नाम है अदनान शाह टीपू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जब भी मेरा तारुफ करवाती हैं ना, मुझे थोड़ा बहुत जज्बाती कर देती हैं आप। वो इतने, वो ऐसे लगता है कि एक सगी बहन होती है ना वो, और दोस्त है जो वाकई जानता है। और थैंक यू वेरी मच। हमने साथ ही काम शुरू किया था। फॉर योर काइंड एंड जेनरस वर्ड्स, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू। और मैंने आपको उस वक्त भी देखा जब नया नया हम दोनों काम कर रहे थे और एक स्ट्रगल पीरियड में थे। मैंने आपको ऐसे टाइम पे भी देखा है जब अब माशाल्लाह हर बंदा जब कास्टिंग कर रहा होता है और मुश्किल तरीन जब कैरेक्टर उनके सामने आता है तो कहते चलो जी अदनान शाह टीपू को कह देते हैं, वो संभाल लेगा। डायरेक्टर को लिटरली डायरेक्शन देनी ही नहीं पड़ती, तो वो आप हैं। तो जहाँ क्रेडिट बनता है अदनान भाई, वहाँ पे देना चाहिए। अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। और एक और बहुत ही टैलेंटेड भाई हमारे साथ हर रोज़ होते हैं और उनका चेहरा देख के ना, अब मुझे लिटरली जब वो आते हैं ना सेट में इत्मीनान हो जाता है। मैंने कहा हाँ, आज का दिन, आज का प्रोग्राम ठीक गुजरेगा। हमारे बहुत ही प्यारे भाई मोहम्मद नुमान अरशद गौरी, जो ऑफिशियल नात ख्वाह हैं नेशनल असेंबली पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपको तो एज अ गेस्ट नहीं मैं इंट्रोड्यूस करा सकती क्योंकि आप तो इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। यू आर अ को होस्ट। को होस्ट आपकी तरफ अभी आऊँगी, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि आप गौर से इस ब्रिलियंट जेंटलमैन की ज़रा लाइफ स्टोरी सुने। क्यों नहीं? टीपू भाई, सबसे पहले तो क्योंकि हम शौहर और बीवी के ताल्लुक़ की बात कर रहे हैं, मीडिया में मर्द बहुत आसानी से अपने आप को सिंगल भी दिखा देते हैं, शादीशुदा होते हैं लेकिन इमेज इंप्रेशन यही डालते हैं कि वो सिंगल हैं, जो बड़ी इरिटेटिंग बात है। क्योंकि हम ख़वातीन अगर ये करें जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, तो हमें पता नहीं क्या क्या बातें लोग मीडिया में कहें और कहते भी हैं। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में मर्द अपनी बीवियों को ओन से मुराद के मतलब या तो मानते नहीं है, अगर मानते हैं तो मतलब
ऐसे करते हैं कि हाँ शादीशुदा है, लेकिन ये जो हमारे साथ बैठी है ना ये तो बहुत अच्छी। आपने हमेशा ऑपोजिट किया है इसका। यार बिकॉज टू मी दुनिया में कोई भी इंसान जो है जिसको घर से वोट ना मिले, जिसको जो अपने एक कंपेनियनशिप है, अगर वो कंपेनियनशिप में आप उसको साथ ही नहीं लेकर चल रहे, आप साथ ही नहीं ग्रो कर रहे, आप साथ ही नहीं मिलकर देख रहे, तो हाउ यू कैन लिव अ लाइफ व्हाट यू डिज़ायर। और जब आपको इस तरह आपके बच्चे, आपकी जो मेरी बेटियां हैं, जब मुझे उनकी देखता हूँ, मैं उनकी माँ को अपने साथ हर जगह लेके जाता हूँ, जो मेरी बीवी जिसको एज यू सेड इन द क्या कि हमने ये शी इज़ माई चॉइस, वो मेरी चॉइस है एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं इसके साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ भाई। लेकिन भैया आपने ऐसे स्टेज पे शादी की जब आपका अभी स्ट्रगल पीरियड था। नॉट एग्जैक्टली जुगन, क्या कहते हैं, आई एम द अपने ख़ानदान में आई एम द ओल्डेस्ट वन व्हेन आई रियली एस्टैब्लिश्ड माई सेल्फ। और जो मैंने देखा कि मेरी माँ ने तकलीफ़ें देखी हुई हैं, वो मैं तकलीफ़ें बीवी को नहीं होने दूंगा, देन आई मैरिड। तब आपने हाँ शादी कर, जब इसको मैं खुद क्या कहते हैं अकेले रख के इसको अपनी क्या कहते हैं बेस्ट एबिलिटीज़ के साथ, जो इसको अपनी औकात से भी ज़्यादा देने की कोशिश कर सकते हैं। शादी की, कराची में अपनी जगह ली और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आपकी जर्नी शुरू हुई। मैं रिमेंबर जब नए नए शादी के दिन थे तो अच्छा एंटर होते थे, सलाम करने से पहले ये तुम्हारी भाभी हैं, कहते थे अस्सलाम वालेकुम टीपू भाई एंड हेलो न्यू भाभी, बिकॉज हम कहते वो सलाम से बने ऐसे लगता। मुझे याद है मैंने एक दफा आपको कहा भी, मैंने कहा आप तो ऐसे मिला रहे हैं कि जैसे आपको यकीन ही नहीं हो रहा कि आपकी शादी हो गई है, जैसे होता है ना किसी की लॉटरी निकल आती है, ऐसे मेरी लॉटरी। याद है वो टाइम, कितना मजे का टाइम था। guys were doing Mohsen Talas sitcom कर रहे थे। I asked Hajra to come over and मैंने फिर मिलाया कि मोहसिन से भी मिलवाया, फिर आपसे भी मिलवाया, but yes my excited was all over the ये तुम्हारी भाभी है, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम एंड नाइस टू मीट यू। मतलब आप छोटे से अभी भी बिल्कुल देखे बच्चों की तरह हंस रहे हैं। नहीं मैं अभी भी कोई होता ना मिलवा भी चुका हूँ 3-4 बार, ये आपकी भाभी है हाजरा, डाउट ना हो ना। नहीं ये आपकी भाभी है। कितने मजे के वक्त थे ना वो। अब भी वही मजे के अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो क्या कहते हैं 4 परियां आ गई हैं, रोशनी, खुशी, ताबीर और मन्नत एंड उफ इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा नाम भी आपने बड़ी बच्चियों के प्यारे और यूनिक से रखे हैं, मुझे सब नामों के पीछे रीजनिंग बताएं। मैंने रोशनी जो था आई वाज इन यूनिवर्सिटी, आई समहाउ ऑलवेज वाज अट्रैक्टेड बाय दिस नेम। खुशी व्हेन आई सॉ शी वाज बबली सी, गाल उसके बाहर निकले हुए, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत सा ब्यूटीफुल बच्चा। मैं कहा तो इसको देख के मुझे इतनी खुशी मिल रही है, तो मैं इसका नाम खुशी रखा। ताबीर मैंने और हाजरा ने मिलकर डिसाइड किया, हम सोचते रहे रोशनी के बाद क्या एक कैसा तसलसल होना चाहिए कि नामों में ना एक लिंक बने, कि पहले रोशनी आई तो उसके साथ हमें खुशियाँ मिली, खुशियाँ मिली तो हमारे ख्वाबों की ताबीर मिली, ताबीर मिली तो अब हमें मन्नतें चाहिए। माशाल्लाह। तो ताबीर मैंने और हाजरा ने मिलकर नाम दिया और मन्नत का भी हम दोनों ने मिलकर। अल्लाह मियाँ वैसे आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको 4 रहमतों से नवाजा है। इसमें कोई शक नहीं, बस दुआ करें मैं उस जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से निभा सकूं। बस मेरा ये है कि मैं और हाजरा, इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू। हमारे जो जैसे माँ बाप थे, 6 बच्चे थे, पाल ली गए जी। अब बच्चे पाल नहीं जानते, उन्होंने पालना पैदा है, वो पलवाते हैं अपने आप को, माँ बाप को। वो क्या कहते हैं वो वाले बच्चे नहीं, जैसे हम तो दूसरी मरतबा अपने अब्बे के साथ गले में मिले तो हेलो किधर, अबू जी आज टरू है, कल मिलने से बस काफ़ी। और मेरे बच्चे तो जब तक मन्नत ने सारा यहाँ पर नहीं आ जाना, अब जैसे उनको मैं स्कूल में नहीं जाता हूँ, एक का बैग पहले लिया रखा, मन्नत आई बाबा, उसके बाद ताबीर आई बाबा, उसके बाद रोशनी आई, फिर उनका लिया बैग, जब तक उन वो चारों ने आई थिंक वाकई आप सही कह रही हैं, ये जो है बच्चियाँ ये वाकई खुदा की कसम इससे खूबसूरत अल्लाह ने कोई चीज़ नहीं बनाई। लेकिन बैक टू और उसके लिए होती ही बाप की है, बाप की, और लेकिन बैक टू लेकिन आपके घर भी किसी की बेटी आई है, बिल्कुल ऐसा ही है। और बैक टू हाजरा, ये मुझे लगता है कि आपने इस बात की बहुत हया की है। आई ट्राई, मतलब मैं दुआ है कि मैं उसको राज़ी कर सकूँ, उसको खुश रख सकूँ, लेकिन आई ट्राई अ लॉट। क्या कहते हैं कि इट्स ए कॉन्स्टेंट एफर्ट विच यू हैव टू मेक, यू नो। क्या कहते हैं जैसे आपने कहा जिस तरह कि हम काम करते हैं, बड़ी ऑड रूटीन्स हैं, बड़ी ऑड सिचुएशंस हैं हमारी, लेकिन फिर भी क्योंकि जन्नत और दोज़ख का फासला एक कदम का है,
बेशक। और ये मेरी एक अल्लाह की मदद से अल्लाह ने एक मेरी छोटी सी जन्नत बनाई जिसमें मैं, हाजरा और 4 बच्चे रहते हैं। आपसे एडवाइस लेना चाहूँगी ब्रेक के बाद। अभी हम कलाम की तरफ पढ़ेंगे और वो एडवाइस ये है कि एक कामयाब रिश्ते, एक मियाँ और बीवी के कामयाब रिश्ते के पीछे क्या फाउंडेशन होती है जो आप दोनों ने, हाजरा भाभी ने और आपने मिल के ले डाउन की। क्योंकि 50-50 का अगर कंट्रीब्यूशन ना होता तो आज माशाल्लाह यहाँ पे ना आप खड़े होते so many years later। तो इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अपने भाई नुमान की तरफ। नुमान भाई क्या पेश करेंगे? बड़ा खूबसूरत कलाम है हज़रत आज़म चिश्ती अलैहि रहमा का, वो व्यूवर्स की नज़र करता हूँ आपने। लेजेंड। बिल्कुल जी, लेजेंड। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से, मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है, एक लफ्ज, और तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे असरा, तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे असरा, तेरे लिए दो चार कदम अर्श बरी है, तेरे लिए, और दिल गिरिया गुना और नजर सुए मदीना, दिल गिरिया गुना और नजर सुए मदीना,
कितना आज़म तेरा अंदाज़े तलब कितना हंसी है, आज़म तेरा अंदाज़े तलब कितना हंसी है, ऐसा कोई। बहुत ही खूबसूरत कलाम एक लेजेंड का पेश किया हमारे प्यारे भाई ने ब्रेक से पहले। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यही तो ट्रिब्यूट होते हैं बड़ों के, एंड द फैक्ट दैट आपने उनका नाम लेके शुरू किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये लोग, हमारी जो नई जनरेशन है वो इतना नहीं जानती उनके बारे में। उनका कलाम सुनती तो है लेकिन उनको पता नहीं होता कि कलाम किसका कलाम है, और ये ट्रिब्यूट देने का सबसे बेहतरीन और खूबसूरत। आप इसी तरह अपने हीरोज़ को याद रखते हैं और उनका नाम नहीं डूबने देते। अल्लाह ताला ने भाग इसीलिए लगाए हैं मेरे भाई को। अल्लाह का शुक्र। अब जो हमारे दूसरे भाग वाले भाई हैं उनसे भी बात करनी ज़रूरी है। ब्रेक से पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा, मैं मजाक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं आपसे बड़ी सीरियसली एक बात जानना चाहती हूँ कि एक कामयाब ताल्लुक, कामयाब रिश्ता, एक पुरसुकून शादी, मियाँ बीवी के रिश्ते के पीछे राज क्या है? क्योंकि मैंने हमेशा आपको पॉजिटिव ही देखा है इस मामले में। बिकॉज ये देखिए, इट्स आई बिलीव इट्स ए कॉन्स्टेंट एफर्ट जिसकी बुनियाद ट्रस्ट पे है, मोहब्बत पे है। मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ अपने इंटरव्यूज में, मी एंड हाजरा नॉट एन आइडियल कपल, बट कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी लड़ लें, हम दोनों ने कभी एक दूसरे के मोहब्बत को डाउट नहीं किया, क्योंकि मेरा उससे रिश्ता ही मोहब्बत का है। जब हमने जो ये लफ्ज़ एक दूसरे से पहले कह दे वो यही था, मुझे तुमसे मोहब्बत है। और भाभी का भी ये बड़ापन है कि कभी उन्होंने डाउट नहीं किया आपको। देखिए, जब एक मर्द मीडिया में काम करता है, 1000 वसवसे एक औरत के दिमाग से गुजरते हैं, और ऑब्वियसली अगर जिस तरह मैं मीडिया में काम करती हूँ 100 वसवसे मेरे शौहर के दिमाग से भी गुजर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ब्रेक में भी कहा, हाँ, कि मेरे शौहर जैसा कोई नहीं है। मैं जितना मर्जी अपने मियाँ को छेड़ लूँ, मैं ना इस मामले में थोड़ा सा लड़का हूँ। हाजरा, तुम्हारे जैसा भी कोई नहीं है। कोई तुम हाँ जी, बात तो सच है, और फॉर्चुनेटली बात रुसवाई की नहीं है। फॉर्चुनेटली बात रुसवाई की नहीं है। लेकिन तो आप कहते हैं कि ट्रस्ट और जो एतबार करना, एक दूसरे पे एतबार करना, लव, कम्युनिकेशन, गुफ्तगू एक दूसरे से, हर वो बकौल फैज़ साहब के उलझनें बढ़ती रहेंगी जब तक कुछ मशवरे बहम ना होंगे। कोई भी आपको शक है, बदगुमानी है, वसवसा है, आप एक दूसरे से डिस्कस कर लें और उसको प्रैक्टिकलिटी के पैमाने में तोल लें। अगर वो उसमें वो नहीं आता तो फिर तो ये रिश्ता हमेशा ऐसा खूबसूरत रिश्ता है कि इस जैसे कोई रिश्ता ही नहीं। मैं उसे अक्सर कहता हूँ, अगर तुम खुश हो ना तो मुझे लगता है मैं जन्नत में हूँ, और अगर तुम नाराज़ हो तो मुझे लगता है मैं दोज़ख में हूँ। अच्छा, आपका अपनी अम्मी के साथ भी बड़ा मज़े का ताल्लुक है। हाँ, तो आप तो उनको गाने भी सुनाते हैं? बिल्कुल। नहीं, जितने हाजरा को मैंने गाने सुनाए इतने तो बेबे को भी नहीं सुनाए। हाजरा को तो मनाने के लिए हर वक्त गाना सुनाना पड़ता है। लेकिन हर वक्त सुनाना पड़ता है गाना? अच्छा, रुसती हैं तो गाते हैं आप? हाँ, बाकायदा। वो मानती पता है क्यों है? क्योंकि मुझे भी आपकी आवाज़ का पता है। तो गाना मैं मान जानी हूँ। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बड़ी खूबसूरत आवाज़ से भी नवाजा। थैंक यू। ये मैंने इन पर्सन कुछ दिन पहले विटनेस किया और मैं सकते में थी, मैंने कहा ए काम भी आंदा है मेरे भाई नु। वैसे तो आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह थोड़ा बहुत गुनगुनाया है, बट देखिए ट्यूनर लगा के कुछ भी हो सकता है। मैंने तो आपको लाइव सुना है। नहीं, मैं ट्यूनर के बगैर भी और दिल खुश हो गया। हाँ, ट्यूनर के बगैर भी अल्लाह खैर करे। और उस वक्त आपने गाना नहीं गाया था, आपने कलाम पढ़ा था। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए मुझे, अब आई वांट टू टॉक अबाउट बेबे क्या कहते हैं इनकी अम्मी? बेबे इज़ बेबे। और आप वो बुज़ुर्ग होती हैं तो मुझसे थोड़ा सा नहीं होता, क्योंकि आप बच्ची होते हो, उनको बड़ा एक्टिव देखा होता है। एज के साथ चीज़ें बदलती हैं, बट आई थिंक दैट इज़ द, जैसे हम माँ बाप हैं, हम अपने बच्चों से अनकंडीशनल लव करते हैं। तो जो
अनकंडीशनल लव की प्योर फॉर्म है, दैट इज मदर। लेकिन अब्बू से आपका फिर भी फॉर्मल ताल्लुक था, जैसे उन वक्तों में फादर के साथ सबका होता था कि बहुत ज्यादा लाडियां प्यारी। ये तो हमारी जनरेशन थोड़ी सी इस तरफ आई है। तो बच्चियां ऐसे हैं, जब तक माशाल्लाह मेरी मन्नत है, जब तक वो यहाँ पे ना आ जाए, इतना मैं तो कहता हूँ उसकी मनमोहनी शक्ल को देख के ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ताला ने वाकई जो कहते हैं ना जन्नत है, वो ऐसे ही है। तो आपका जो ये अपना रिलेशनशिप है बेबे के साथ, वो कैसा था बचपन में जब छोटे थे? बचपन में क्या कहते हैं, आई थिंक इट वाज, आई वाज वेरी अंडरस्टैंडिंग समहाउ। और कितने भाई बहन थे, घर का क्या सीन था? हम चार भाई थे, 2 बहनें थी और आई वाज राइट इन द मिडल। तो हमारी दफ़ा आते आते बंदा नहीं थोड़ा जा बोर भी हो जाता, थोड़ी थक गई थी और बोर भी हो गई थी। बंदा बोर हो जाता है। पहले 2 बच्चियां पालिया, उसके बाद फिर आखिरी जो आ जाता है पेट करोड़ी, उसके नाज रख रहे। हम वो वाले बच्चे थे जिनको पेशेंस, तो मेरा ख्याल आई गॉट दिस पेशेंस फ्रॉम माई मदर। तो मैं अक्सर अपने काम के हवाले से भी कहता हूँ कि हमारे फील्ड में पैसे काम के नहीं मिलते, सब्र के मिलते हैं। सब्र के मिलते हैं। और ये सब्र जो है वहीं से आया। इस स्टेज पे जहाँ पे अपने करियर में खड़े हैं, आप अगर मूडी और डिमांडिंग हो जाए तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मैंने हमेशा आपको बहुत तहम्मुल से और सब्र से काम पे, ये जो आपने बात की पॉइंट आउट की, मैं इस पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात करना चाहूँगी। मैंने आपको कभी सेट पे शाउट करते हुए नहीं सुना, मैंने कभी आपको मूड दिखाते हुए नहीं सुना, मैंने कभी आपको किसी प्रोड्यूसर को किसी के सामने जाके कहते रहे तू तो पैसे ही नहीं देता था, फिर मैं जिस तरह आर्टिस्ट बोल पड़ते हैं, फट पड़ते हैं सेट पे, मैंने इतने अरसे में और हमने इतना काम साथ किया माशाल्लाह। कैसे काम है, हर काम इतनी आजिज़ी कहाँ से आई? पता नहीं, अल्लाह की तरफ से ही है। और क्या कहते हैं, ये है कि मैंने थोड़ा सा नकल मारता हूँ कभी खान साहब की, कभी खान साहब जो मैंने उनको देखा है, करवट करवट जन्नत नसीब का। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी इंडस्ट्री के बाबा जान थे, बाबा जान थे, वो सब के वाकई बाबा जान थे। वो एक वाकई हमने वी लास्ट इंस्टीट्यूशन, जिस तरह से मेरे ख्याल सेट पे उनको काजी वाजिद साहब को कुछ ऐसे एक्टर्स मैंने बिहेव करते हुए देखा, तो मैंने देखा खान साहब, कभी खान साहब के तो कभी खान साहब, खालिद साहब वो रिसेंटली पास हाँ, वो ये मैंने लोगों को कभी भी सेट पे शोर करते हुए नहीं देखा था। तो मैंने कहा ये इतने बड़े अदाकार हैं, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा भी, तो उन्होंने मुझे यही बताया, बेटा मेरे कैरियर के लंबे होने की वजह ये है कि मैंने तहम्मुल और आजिज़ी से काम लिया। तुम भी अगर काम लोगे ना तो तुम लंबे अरसे तक चलोगे। मुझे उन्होंने यही बात एक डिफरेंट तरीके से कही, क्योंकि आप तो तहम्मुल वाले इंसान हैं, मैं तो 2-3 दफ़ा ना हाइपर हुई। तो एक दफ़ा कभी साहब वहाँ पे सेट पे थे, वो चुप करके देख रहे थे मुझे। थोड़ी देर बाद में उनके पास जाए, मैं जब जैसे हमेशा उनके पास जाके ना लमक के जाके उनके साथ ना बैठ गई कुर्सी के, और सर जो है उनकी इस तरह ना गोडे के साथ रखा। मैंने कहा आप नाराज़ होंगे कि मैं क्यों ऊंचा बोली, तो उन्होंने सिर्फ हाथ सर पे रखा और कहा बेटा लंबी रेस का घोड़ा बनना है। हमेशा मुझे कहती हूँ ना कि मैंने एज ए हीरो स्टार्ट किया और आज मैं नाना दादा का रोल अदा कर रहा हूँ, तो उसके पीछे एक ही रीज़न है, जितना टाइम आपने कमिट किया, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, आप अपने टाइम पे आएँ, अपने टाइम से जाएं। बिल्कुल। उस दौरान वो आपसे काम कराएं ना कराएं, लूडो खेल रहे हैं, आपको इससे गर्ज नहीं होना चाहिए। आपने टाउन को दिहाड़ी दी हुई है, बिल्कुल, आपने उसमें तमीज से पोलाइटली अपना काम करना है और जाना है। और फिर हमारा काम बड़ा जुगन इमेज बेस्ड काम है। अगर मैं एक सेट पर यहाँ पर आया हूँ तो मैं एक इमेज कैरी कर रहा हूँ। अगर मैं वो नॉर्म्स और वैल्यूज़ कैरी नहीं करूँगा तो आपके भी 4 जानने वाले हैं। अगर आई एम इन ए पेन या मैं आप लोगों को तकलीफ दे रहा हूँ तो आप भी 10 जानने वालों को बताएंगे कि यार उसको नेक्स्ट टाइम ना प्लीज़ मेरे साथ कास्ट करना, यार वो बंदा ठीक नहीं है। मैं एक्चुअली 1-2 दफ़ा ये कह चुकी, हाँ, ये जब मुझे फिर किसी ऐसे शख्स का नाम आया जिन्होंने सेट पे बहुत तमाशे डाले, बदतमीजी की, या सच्ची बात है कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी होते हैं मेल जिनके साथ एक औरत नहीं काम करना पसंद करती क्योंकि उनका एटीट्यूड ठीक नहीं होता। वो फिर यही होता है, फिर आपका अपनी वही वाली बात है कि आपके अपने काम की उम्र कम होती है। और अगर आप कहीं जाएं भी तो मैं कह रहा हूँ जब मैं उठ के चला जाऊँ, मेरी हमेशा यही ख्वाहिश होती है कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं आप समेत, वो ये कहें यार बंदा ठीक है, यार बंदा चंगा बंदा है। बस ये हमेशा कोशिश यही होती है कि ये तासुर छोड़ के जाए। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में फिर कैसे ये चीज़ मैनेज करते हैं? मुझे पता है हम सबको हुक्म है कि आपने अपनी टेम्परामेंट को ख़राब नहीं होने देना, आपने लड़ना तक नहीं है रोज़े में, लेकिन इंसान गलतियों का पुतला है, मूड ख़राब हो जाता है, टेम्परामेंट आउट हो जाती है, इंसान रोज़े की हालत में होता है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया और ऊपर से बोलने का काम। तो रमज़ान में आप कैसे मैनेज करते? चुप हो जाता, खामोश हो जाता। ये बड़ी बचपन की खुश, बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ तब भी चुप हो जाता हूँ,
और जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होता ना फिर मैं नाचना शुरू कर देता हूँ, गाने गाने शुरू कर देता हूँ ताकि वो परेशानी दूर हो जाए। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में होता हूँ तो फिर मैं नाचना शुरू कर। और आप ये दूसरों के साथ भी करते हैं बाय द वे। अगले का भी मूड खराब हो ना तो हंसाना शुरू कर देते हैं। ये आई डू दैट ताकि वो। मुझे आपने कितनी दफा सेट पे मैं रुस जाती थी, नाराज होती थी, वो उससे सेट का आपको नाराज हो बात गाने और बातें कि बंदा ना चाहते हुए भी नुमान भाई जबरदस्ती इनके ENG के बच्चे हैं जुगन जी, वो क्या कहते हैं, वो भी इंसान है बाज़ वो हमसे ज्यादा अच्छे इंसान है, वो थक जाते हैं बाज़ फिर उनको भी करने के लिए फिर मैं शरारतें करता हूँ, हल्की से उनके साथ बातें करता हूँ कि उनके साथ भी इस तरह का इंटरेक्शन होता है कि ताकि वो भी लगे कि उनको वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। अच्छा एक बात बताएं, रमज़ान की सबसे प्यारी याद कौन सी है बचपन की? देखिए बड़े होके तो चीज़ें बहुत चेंज हो जाती, बचपन की सबसे प्यारी सबसे क्यूट याद। वो हम एक जगह जाया करते थे क्या कहते कुरान पाक पढ़ने, तो वहाँ पे आम मिलते थे, 2 बड़े बड़े आम मिलते थे, तो रोज़ा तो रखा होता था लेकिन अब ये होता था कि यार 2 आम कहीं कम ना पड़ जाएं, तो मैं जहाँ से वो दोबारा घुसने का रास्ता था वो उन्होंने बंद कर दिया होता था। अच्छा। तो मैं 2 आम लेने के बाद दोबारा वो दरवाज़ा खोल के फिर आखिर में खड़ा होता था। मैंने वो ये ना हो कि अभी आया था तो 15-20 बंदे पीछे खड़ा होता था। हाँ। और फिर दोबारा जो आम लेके जाता था ना तो 4-4 आम साथ और जब वो आम को हम बर्फ़ में रख के वो खाते थे और जो जितने बहन भाई थे वो खुश होते थे। उस वक्त के आम भी बहुत अच्छे और मीठे होते थे। हाँ मेरे ख्याल है खादा ज़्यादा कुछ गोभी जैसा टेस्ट हो गया आम खादा ज़्यादा नहीं सन पैंदियां कि कई दावे इन्ना पैसे बनाने सानू शौक नहीं सी होया, इन्ना नफसा नफसी दा नहीं सी शिकार क्योंकि वो अच्छे वक्त थे। अच्छे वक्त थे। बच्चियों ने जब रोज़े रखने शुरू किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा, क्योंकि माँ बाप के लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट होती है यार। आई मिस जिस दिन बच्चे की रोज़ा कुशाई होती है ना। मैंने अपने अक्सर मोमेंट्स मैंने बड़े मिस किए। जैसे अभी मेरी एक बच्ची ने रोज़ा रखा था, आई वाज नॉट देयर एंड मैं कह रहा था या अल्लाह ये कैसा काम है, कैसी कैसी कुर्बानी, कैसे कितना डिमांडिंग काम है हमारा। तो वो लेकिन जब भी रोज़ा खुलता है और वो सब बैठी होती है अपने नन्हे नन्हे हाथों से दुआएं कर रही होती है ना, मुझे लगता है कि मेरी मेहनत अमर हो गई है। जब बेगम खाने ला रही होती है और फिर आज वीडियो कॉल पे भी दिखा रही थी, ये देखो मुझे उसके हाथ के बने पकौड़े बड़े पसंद हैं, वो फिर मैं कहता हूँ मुझे पकौड़े मत दिखाओ यार, फिर वो पकौड़े दिखा रहे, फिर वो बच्चे जब मन्नत रोशनी खुशी तबीर से दुआएं मांग रही होती हैं, एक दूसरे को देख रही होती हैं, दुआएं मांग रही होती हैं, एंड तो मैं अपना बचपना रीलिव करना शुरू कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा दिल कहता है मैं भी बच्चा बन जाऊँ उनके साथ। आप बेटियों के बाप हैं, जो बेटियों के माँ बाप आपको देख रहे हैं, एंड में आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोई अच्छी सी बात, कोई प्यारी सी बात। मैं उनसे सिर्फ यही कहूँगा कि बेटियाँ जो है ना वो वाकई ही आपके लिए जन्नत की खुशखबरी है। आप इनको जैसे फूल की हिफाजत की जाती है ना, फूल की हिफाजत की जाती है, आप इन पे मोहब्बत का तरौंका, पंजाबी च कहते हैं छिड़काओ नूं तरौंका, मुहब्बत का तरौंका लांदे रहो, ये हमेशा खिले रहणगे और जन्नत उदों ही मिलनी है ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੀਅਤ, ਤਾਲੀਮ और परवरिश चंगी की है। उन्होंने पता लगे कि कही वे कि कोई बंदे के पुत्र आए ने, बंदे दी बच्चियां आई ने और इन्होंने जिन्ना प्यार कर सकते हो करो कि कही वे ये वाकई जन्नत के मेवे ने। धियाँ जड़ियाँ ने धियाँ राणियाँ, तो पंजाबी कहते हैं धियाँ तो मावां सब दियाँ सांझियां होंदियां ने, तो अपनी धियाँ जिन्ना प्यार कर सकते हो करो ये, क्योंकि चिड़ियाँ का चंबा वे जिन्ना उड़ जाना। What a beautiful message। और काश हर बाप अपनी बेटियों के बारे में ऐसे सोचता। मेरा ख्याल मोस्टली बाप तो ऐसे ही सोचते होंगे, मेरा तो यही ख्याल है। वो जो सोचते भी हैं और बहुत से ऐसे बाप भी हैं जो बेटियों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वो जो कहते हैं ना कि वो बेटियां जो हैं वो उनके जो बेटे हैं उनका ख्याल रखने के लिए, मतलब भाइयों का ख्याल रखने के लिए पैदा हुई हैं और सारा फोकस बेटों पे होता है। और मसला ये होता है कि बच्चियां एक तो एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं और उसके साथ साथ उनके दिमाग में एक बात फिट हो जाती है कि मेरा काम सिर्फ सर्व करना है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, जबकि बेटियां तो शहजादियां होती हैं। शहजादियां मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। दे वो फिर वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे।
उनको बाल और पर दोनों मिले हुए हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह दे विल फ्लाई, इंशाल्लाह दे विल अल्लाह ताला उनको They have कामयाब करे आमीन और उनको सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट अच्छी इंसान बनाए आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नुमान भाई से प्यारा सा कलाम सुनते हुए वापस आएंगे। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं यही फूल खार से यही शम्मा है कि धुआं नहीं वो कमाले हुस्ने हुजूर है। करूं तेरे नाम पे जान फिदा न बस एक जान दो जहां फिदा करूं तेरे नाम पे जान फिदा न बस एक जान दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं वो कमाले हुस्ने हुजूर है। सरे अर्श पर है तेरी गुज़र दिले फर्श पर है तेरी नजर मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं वो कमाले हुस्ने हुजूर है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह भैया, बेशक क्या खूबसूरत कलाम पेश किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। आइए व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने सेहत के सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे हमें बहुत ही अमेजिंग अंदाज में और विद साइंटिफिक बैकिंग इंफॉर्मेशन देते हैं क्लिनिकल एंड थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशनिस्ट। वैसे तो मेरा दिल चाहता है क्लिनिकल एंड थेरेप्यूटिक साइंटिस्ट कहूँ, लेकिन कहने नहीं देते। डॉक्टर अजमत मजीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब,
आपने कल जो बातें की ना, उनसे लिटरली दिमाग जो है ना, जैसे होता नहीं है आप ब्लेंडर में किसी चीज़ को डालते हैं तो वो स्क्रैम्बल सा हो जाता है, कल बाकायदा दिमाग जो है वो स्क्रैम्बल हुआ। फिर आपने कल एक बात की तरफ पॉइंट रेज़ किया, तो हमने कहा कि आज हम इस पे बात करेंगे देसी घी और मक्खन की। तो डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं दूध और दूध से बनी अज्जा की, तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो आजकल दूध को अवॉइड करते हैं लाइक द प्लेग। और आपने कल कहा कि मक्खन और देसी घी तो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, और ये वो चीज़ें हैं जिनको कुछ साल पहले तक लोग कह रहे थे कि प्लीज़ इसको हाथ ना लगाएं, ये हार्ट अटैक कर देती है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा देती हैं, मोटापा करती हैं। आप तो हर चीज़ को उल्टा कर देते हैं। नहीं, उल्टा नहीं, मैं तो जो साइंटिफिक एविडेंस है उसके ऊपर बात करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारा एक दिन में जितना वेयर एंड टेयर होता है, जितनी हमारी बॉडी में जो होता है यानी कि इस्तेमाल होती है, तो कुछ वेयर टेयर होता है, उसको अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है रात को रिपेयर करने का, जिसको एजिंग भी कहते हैं। जिसके एजिंग की तरफ हम जाते तब है जब हम रिपेयर नहीं होते। जी एग्जैक्टली। आपने मुझे काफी साल पहले बात समझाई बिल्कुल कि वेयर एंड टेयर, तो मैंने कहा यानी कि एजिंग, तो उन्होंने कहा नहीं, एजिंग तब होती है जब आप वेयर एंड टेयर को रिपेयर नहीं होने देते। जब रिपेयर नहीं होने देते, जब आपकी डाइट में ऐसी चीज़ें हो, जब आप रात को सोएं, आप लिटरली इसको इस तरह सोचें। मैं जब अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ तो मैं उनको इस तरह बोलता हूँ कि जब आप रात को सोते हैं, और ख़ास तौर पे 12 बजे से पहले, ये भी एक बहुत ज़्यादा है इफ़ एंड, यानी कि हम आजकल तो 2-2 बजे तक लोग सो ही नहीं रहे होते। जब आप 12 बजे से पहले सोते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे अहलकार निकलते हैं जो लिटरली, जिनके पास सुई और धागा होता है और वो रिपेयर करते हैं। अब ये रिपेयर वो किस चीज़ से करते हैं? सबसे ज़्यादा वो चीज़ जो है उसको हम केसीन, एक प्रोटीन होती है जो कि दूध में पाई जाती है, और ये वो प्रोटीन है जिससे हमारी बॉडी का लिटरली सुई धागा है, जिससे रात को हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। एक और बात आपको बताऊं, ये जो दूध की जो ड्रिंक है, ये एक तो ना सिर्फ हमारे मसल्स के लिए बेहतरीन है, ये हमारे हाजमे के लिए भी बड़ी बेहतरीन है। दूध के अंदर, जैसे हमने बात की पहले कुछ प्रोग्राम्स में, जब हमने अपना हाजमा रिस्टोर करने की बात की, तो दूध और दही के अंदर ऐसे गुड बैक्टीरिया मौजूद हैं जिनको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं, जो लिटरली हमारे पेट में से, खुराक में से वो मॉलिक्यूल्स, वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के वेरियस हिस्सों को चाहिए, उसको उठाते हैं और उठा के ब्लड स्ट्रीम में फेंकते हैं। अगर आप दूध और दही नहीं ले सकते, और अक्सर मैंने फैट डाइट्स में देखा है, दूध के करीब नहीं जाना, दही बिल्कुल नहीं लेना, डेयरी को अवॉइड करना है, डेयरी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर आप डेयरी नहीं लेंगे तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखेंगे कि विद इन 3 ईयर्स आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाएंगी, आपकी मेमोरी जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, आपके अपने मसल्स अपने आप को कैनिबलाइज करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा एक और आपको बात बताऊँ, दूध के अंदर जो प्रोटीन है वो आपको एक सेंस ऑफ फुलनेस देती है। हम पिछले दिनों में वेट लॉस की बात करते रहे। आपको लगता है जैसे आप भरे, आपका पेट भरा हुआ है। बड़ी दफा लोग कहते हैं खाना खाते हैं लेकिन ऐसे लगता है जैसे पेट ही नहीं भरा। जी, ये दूध जो है और जो दही है, इसमें जो प्रोटीन्स हैं वो दे टेक अ लिटिल टाइम टू डाइजेस्ट। उसको वो क्या करें जिनका सिस्टम नहीं इसको कबूल करता, एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंस या लैक्टोज एक तो इंटॉलरेंस होती है और एक होती है लैक्टोज से आपको एलर्जी होती है, यानी कि आप बीमार नहीं होते लेकिन तंग करती है। जी, वो तंग करती है। वो तंग इसलिए करती है कि आपका हाजमा ठीक नहीं है। तो इसमें दूध का कोई कसूर नहीं है, इसमें दही का कोई कसूर नहीं है, मक्खन का और देसी घी का कोई कसूर नहीं है, इसमें आपका हाजमा ठीक नहीं है। इसका तरीका ये है कि आप अपने हाजमे को रिस्टोर करें। पहले आपने, जैसे हमने पहले बात की कि आप गार्लिक खूब खाइए, आप मोरिंगा लीजिए, और मोरिंगा के बारे में एक बात, हाँ, और अदरक लीजिए। मोरिंगा के बारे में हमने पहले बात नहीं की, अभी मुंह से लफ्ज़ मोरिंगा निकला है तो सुहांजना, हाँ सुहांजना, तो ये हमारे पेट में कीड़े भी मारता है, और ये अगर आपके बच्चों को आपने डीवर्म करना हो तो मोरिंगा से बेहतरीन कोई चीज़ ही नहीं। बच्चों को इसीलिए तो खिलाते हैं। और बात ये कि आप सारी अच्छी चीज़ें चारे के तरह खिलाएं, क्योंकि जानवरों का भी हक है कि वो अच्छी खुराक लें। मैं ये नहीं कह रही कि
उनको नहीं खिलाना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि जो खुराक आप उनको दे रहे हैं क्योंकि वो उनके लिए अच्छी है, हाँ जी, और आप उसको इतना हल्का ले रहे हैं, वो आपकी अपने पेट के लिए कितना बड़ा खजाना है, आप रियलाइज नहीं बिल्कुल करते। बिल्कुल। तो अगर आपको नहीं, अगर फॉर एग्जांपल आपको लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप अपने पहले स्टमक के निज़ाम को बहाल कीजिए। उसके लिए सबसे पहले तो ये स्वांजना हो गया और गार्लिक हो गया और जिंजर हो गया, इसका इस्तेमाल खूब कीजिए। जिंजर की स्कंजबीन ले लीजिए, जिंजर का कावा ले लीजिए, गार्लिक रॉ एंड चॉप्ड ले लीजिए, और उसके बाद दही को, दूध ना ऐड कीजिए, पहले दही से शुरू कीजिए। दही जो है वो रिलेटिवली उसको डाइजेस्ट करना आसान है, और आप यूँ कर सकते हैं कि 1 टीस्पून से शुरू करें, हाफ अ टीस्पून से शुरू करें। आपको अगर इवन आप लैक्टोज इंटॉलरेंट भी हैं और आपको दही से एलर्जी भी है, अगर आप स्मॉल क्वांटिटीज से शुरू करेंगे और इसको आहिस्ता 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 बढ़ाएंगे, आप देखेंगे आपके यू विल बी एबल टू ओवरकम दिस लैक्टोज इंटॉलरेंट। डॉक्टर साहब, मैं एक वक्त था जब 2 घूंट भी दूध पीती थी तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। फिर अब ये होता है, मतलब पेट ख़राब हो जाता था बेसिकली। अब अगर मैं 1 गिलास मिल्क शेक का पीऊँ तो मेरा पेट ख़राब होता है, अदरवाइज अगर इतना को दूध पी लूँ तो मेरा पेट हजम कर लेता है। तो अगर 1 गिलास भी दूध का आपने दिन में पीना है, आप 2 टाइम भी पी सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये नहीं कह रहे कि अगर आपको सवेयर कोई प्रॉब्लम है और ये और वो, आप फ़ौरन ही जाके जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा पीना शुरू करें, अपने मुआलिज से भी डिस्कस कर लें, लेकिन दूध। बट डॉक्टर साहब एक और चीज़ है, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा आम हुई कि दूध जो है, गाय का दूध या भैंस का दूध या बकरियों का दूध, ये इंसान की कंजम्पशन के लिए नहीं बना। ये एक्चुअली, ये आपको याद है एक ज़माने में ये बहुत ज़्यादा चीज़ शुरू हुई थी, उसकी वजह से भी बहुत लोगों ने दूध पीना छोड़ दिया कि भाई 2, 3 या 5 साल की उम्र के बाद इंसान का जिस्म दूध हजम ही नहीं कर सकता, ये गाय भैंस बकरियों वगैरह, तो दूध पीना ही नहीं चाहिए। ये देखें, ये हमारी जो मेन स्ट्रीम मेडिसिन में जब आपको एंटीबायोटिक्स खिलाई जाती हैं बहुत ज़्यादा, आपके पेट के गुड बैक्टीरिया जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद दूध नहीं हज़म होता। तो उसके लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज़ तो देनी पड़ेगी ना लोगों को कि जी आपको दूध आपके लिए अच्छा नहीं है। सो कहने का मकसद ये है, आप ये सोचिए कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ पे जब उनको ड्रिंक्स ऑफ़र की गई और उन्होंने दूध का इंतखाब किया, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक आपने बेहतरीन चीज़ का इंतखाब किया, क्योंकि दूध की नहरें होंगी। अच्छा, अब जब जो जिसको जन्नत नसीब हुई तो कहने का मकसद ये है कि अगर दूध इतना ही बुरा था तो हम क्यों दूध पीते हैं। और दूसरी बात, आप मुझे एक और बात बताइए कि जो बच्चे हैं, जब वो अपनी मदर्स मिल्क से वीन ऑफ करते हैं, तो उनकी जो सारी की सारी ग्रोथ होती है वो किस पे होती है? डेयरी पे होती है। इंसान सबसे ज्यादा तेज ग्रो करता है अपने पहले साल में। जी, मतलब इतना सा बच्चा जो है वो इतना बड़ा हो जाता है, इतनी तेज ग्रोथ इंसान की आगे जाके नहीं जिंदगी नहीं होती। तो उसमें क्या, दूध में ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि बॉडी को एक कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ये कहा जा सकता है कि दूध की क्वालिटी के बारे में आजकल जो अवेलेबल है, उसको वो भैंसों को क्या टीके लगाए जाते हैं, उसको क्या किया जाता है, मैं उसकी तरफ आऊंगी। लेकिन एक बात का ज़रूर ख्याल आ रहा है नुमान भाई, आप भी एग्री करेंगे, बचपन में मैंने दूध पी लिया होता तो शायद मेरा कद निकल आता और 5 फुट 4 इंच की ना लेती, शायद 5 फुट 7 इंच की हो जाती। बिल्कुल हो सकता है। अब मुझे एकदम से दुख हुआ, एकदम से ना जरा अपनी भी पड़ गई इंसान को। अच्छा, सो दूध, अब आपने एक और निशानदेही की कि दूध के अंदर मसाइल बहुत है। जिस तरह लोग कहते हैं कि मुर्गियाँ हम खाते हैं, मुर्गियों की फीड नहीं ठीक होती, तो 4-4 सिरों वाली मुर्गियाँ आजकल आ रही हैं, इस तरह की भी बातें हो रही है। तो क्या दूध में ये मसाइल आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो फिर कौन सा दूध पिएं? देखें, ऐसा दूध जिसकी शेल्फ लाइफ 6 महीने की है और वो अनरेफ्रिजरेटेड मिलता है, वो दूध तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। जो दूध जिसकी शेल्फ लाइफ 3 दिन है और वो रेफ्रिजरेटेड बेचा जाता है, शहरों में तो वो पिया जा सकता है। और छोटे शहरों में जहाँ पे लोगों को भैंसों का या गाय का या बकरी का या इवन ऊँट का दूध अवेलेबल है, उनके लिए तो उससे बेहतर कोई का दूध, जी जी, वो भी सेहत के लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त है। हमारे मतलब इस तरह पंजाब एंड स्पेशली लाहौर साइड पे अवेलेबल नहीं होता ना। होता है जी, होता है कम। लोग कैमल मिल्क जो है, इसको बहुत ज़्यादा थेरेप्यूटिक वैल्यू है, थोड़ा सा नमकीन होता है और क्या कहते हैं, उसका जो फैट की क्वांटिटी उसमें थोड़ी कम होती है,
जबकि दूसरे मिल्क में फ़ैट की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। सो दूध जो अगर आपको मिल जाए, अगर अच्छा मिल जाए, तो अपने आप को आजकल के इन दिस डे एंड एज अपने आप को खुशकिस्मत जानिए। ओके। दूध के अलावा दही भी बहुत ज़्यादा। अब दही की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, कहते हैं कि जिनको पेट में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा है, जिनको अल्सर्स की प्रॉब्लम है, हार्ट बर्न जिनको बहुत रहता है, उनको दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जी, वो दही का इस्तेमाल। जी, दही जो है वो प्रोबायोटिक्स का एक ख़जाना है। दही जो है वो इतनी बेहतरीन एक आपकी डिश है कि आप उसी तरह ही आपको प्रोटीन भी प्रोवाइड करती है और प्लस आपके हाजमे को रिस्टोर भी करती है। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं वो दूध पी के अपनी लैक्टोज की इंटॉलरेंस कभी ख़त्म नहीं कर सकते, मगर दही का इस्तेमाल और साथ साथ एक और चीज़ जो कि दूध से बनती है जिसको हम कॉटेज चीज़ कहते हैं। कॉटेज चीज़ जो दूध फट जाता है, पनीर। हाँ, पनीर कितने मज़े की होती है पनीर। वो पालक पनीर इस तरह कितने मज़े की होती हैं। ये वो दूध जो कि फट जाता है, वो वाला दूध जो है वो आपके लिए बेहतरीन एक टूल है अपनी लैक्टोज इंटॉलरेंस को ख़त्म करने के लिए। एक और बात बताऊं दही के हवाले से, एक तो दही में एक्चुअल वाइट रंग का दही होता है, उसके साथ एक पानी भी होता है। हाँ जी। वो पानी जो होता है वो वे प्रोटीन में रिच होता है। हाँ जी। वो वे प्रोटीन ऐसी प्रोटीन है जो कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग मसल बिल्डिंग वगैरह कर रहे होते हैं, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी मसल्स को बिल्ड करने के लिए वो वे प्रोटीन उसमें ऐसा ख़जाना है, और वो नेचुरल वे प्रोटीन है, उसका आपकी किडनीज पे कोई असर नहीं होगा। अब वो ऐसी वे प्रोटीन है जिसका मेल और फीमेल फर्टिलिटी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, जिससे आपका ब्लड थिक नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है ना आजकल डब्बों में मिलता है वे प्रोटीन। जी, मगर वो और सारे जो बॉडी बिल्डर और ट्रेनिंग का और जो नहीं भी बॉडी बिल्डिंग ट्रेंड है, वो नॉर्मल जो आजकल बच्चे हैं वो भी वे प्रोटीन ले रहे होते हैं। मगर उस वे प्रोटीन, वो प्रोटीन आइसोलेट्स हैं, वो लेबोरेटरी में क्रिएट किए गए हैं और महंगे बहुत हैं और उनके इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप वो दही का पानी लें और साथ दही लें तो वो आपकी वे प्रोटीन जो है आपका एक बेहतरीन सोर्स नहीं। बट अब खाने का तरीका और कौन सी वाली दही? अगेन दही घर पे जमा के, घर पे उसको जमाइए और घर में जमा के उसको दही को लीजिए। मैंने एक और बात भी नोट की है कि जो बाहर से हमें बाहर अक्सर जो दुकानों पे वो दही जमा के वो देते हैं, उसमें वेजिटेबल ऑयल डाला होता है। ना करें जी, उसको थोड़ा सा आप गर्म करें तो आप देखेंगे उसमें से आपको तेल थोड़ा सा निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें तेल कैसे डाल देते हैं? आई डोंट नो, ये यानी कि आप खुद करके देख लीजिए। तो बेहतर ये होगा कि आप अपने घर पे दूध सोर्स करके उससे दही अपने घर पे जमाएं और दही जमाएं अपना। बचपन में वैसे ऐसे ही होता था, आपको याद है ना मान भाई, बचपन में रात को दही जमाई जाती थी, सुबह सुबह पहली चीज जो खाई जाती थी वो वही दही होती। वो दही होती। अंडे पराठे परूठे सब बाद में आते थे, सबसे पहले दही खिलाई जाती थी। सबसे पहले दही खाए। और वो वक्त कितने अच्छे थे, लोग बड़ी हेल्दी जिंदगियां जीते थे और चेहरों पे चमक होती थी। हम लोग तो ग्रे हो गए। और आप ये सोचिए कि उस टाइम पे ना हॉस्पिटल्स थे, ना ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, और लोगों का लाइफ स्पैन जो है वो 5-5, 6-6 बच्चे पर औरत होते थे, यानी कि, और उसके बावजूद भी देवर लिविंग इन देयर 70s एंड 80s। सो आजकल वो हमारे पास वो खुराक में वो चीज़ें मिसिंग हैं जो पहले लोगों में होती थी। कॉटेज चीज़ के हवाले से एक और यहाँ पे बात बताता चलो। कॉटेज चीज़, आगे डेंगू का मौसम आने वाला है। अगेन मैं आपको फिर से रिमाइंड करी हूँ, कॉटेज चीज़ से मुराद पनीर जी, वो पनीर बट वो पनीर जो मतलब, क्योंकि उर्दू में कॉटेज चीज़ का कोई इस तरह से मेरे ख्याल से पनीर के अलावा कोई वर्ड नहीं है, बट मैं उस पनीर की बात कर रही हूँ जो हम पालक पनीर में यूज़ करते हैं, पनीर टिक्कों में यूज़ करते हैं। हम चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ की नहीं बात, नहीं, हम कॉटेज चीज़, कॉटेज हमारी देसी पनीर। हाँ। मुझे याद है, मेरी वालदा जब हम छोटे थे वो बनाया करती थी। वो दूध को, काफ़ी सारा दूध आता था, उसको थोड़ा सा कुछ डाल के, लीमू डालते थे, शायद वो फट जाता था। उसके बाद वो उसको लटका देते थे, मलमल के कपड़े में डालते थे और उसको फिर इस तरह करके लटका देते थे। नीचे उसके कॉली रखी होती थी, वो पानी उसका ड्रिप होता था, पानी पीले रंग का होता था। जी। और वो जब आ जाता था, बच जाता था, तो फिर उसको ऐसे करके ना दबा के उसकी या तो राउंड वो बना लेते, उसके स्लाइसेस काट लिए जाते थे। उस स्लाइसेस को वो अंडे में लगा के उस पर तेल लगा के उसको फ्राई किया जाता था। आई रिमेंबर कि ये अक्सर जब हम स्कूल जाते थे तो हमारा ये लंच के तौर पे कबाब और ये पनीर के ये ऐसे स्लाइसेस होते थे। अम्मी ने तो बड़े एफर्ट किए हैं बचपन में, हमें तो
अंडा पराठा ही मिलता था, वो ऑमलेट और पराठे का वो गोला बनाते रहो। मगर ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और ये किसके लिए है? कॉटेज चीज़ के अंदर एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं टॉरिन, और ये वो प्रोटीन है जिससे हमारे प्लेटलेट्स बनते हैं, और ये टॉरिन वही है जिसको आप भी खाया करती थी। मैं वही देख रही हूँ, मैंने आपको खिलाई हुई है ये, क्योंकि मुझे याद है, कहते थे दही खा लो, मैं कहती कब खाऊं, टाइम नहीं होता, ये खा लो, मैं कहती टाइम नहीं, कहते अच्छा भाई मैं तुम्हें दे देता हूँ सप्लीमेंट्स तंग आके। हाँ, तो ये टॉरिन जो है ये आपके प्लेटलेट्स की मैन्युफैक्चर में हेल्प करती है। जिन लोगों का आगे डेंगू का सीज़न आ रहा है, अगर प्लेटलेट्स आपके कम हो जाएं तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त कारआमद हैं। एक तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल हो गया, और एक साथ आपके ये कॉटेज चीज़ हो गया। और कॉटेज चीज़, ये पनीर का पानी भी और पनीर भी, ये दोनों। तो उस पानी को कैसे कंज्यूम करें? क्योंकि देखिए कॉटेज चीज़ तो मजे की, पानी तो उसको, उसमें कोई ऐसी दवाई समझ के पीना। हाँ, उसको दवाई, 1 कप आपने पीना है, ये आपके 1 कप, और वो आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करेगा, आपकी बॉडी कैनाबलाइज। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारा मसल मास कम हो जाता है, और इस मसल मास को रिटेन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डेयरी का इस्तेमाल करें। और ये डेयरी जो है ये हमें यानी कि कई चीज़ें प्रोवाइड करती है। अच्छा, मुझे ये भी बता दें कि दही इस्तेमाल करने का सही टाइम क्या है, दूध इस्तेमाल करने का सही टाइम क्या है, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं टाइमिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और कितना, और फिर पनीर भी, ये तीनों चीज़ों का आप मुझे टाइम भी बताएं और मिकदार भी बताएं। देखें, दूध को तो इस्तेमाल करने का बेहतरीन टाइम सुबह नाश्ते का टाइम है। ओके। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर जो प्रोटीन है इट टेक्स अराउंड 8 आवर्स टू डाइजेस्ट। क्योंकि लोग बच्चों को रात को दूध पिलाते हैं। रात को दूध पिलाने से बेहतर है कि आप सुबह पिलाइए। ठीक है। जो आप बच्चों की ग्रोथ के लिए, और उन लोगों के लिए जिनके मसल्स जो है वीक पड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि जब रात को सोएं तो बॉडी उनको अपने मसल्स को रिजुविनेट करे, रिपेयर करे, उसके लिए आपको 12 बजे से पहले आपका दूध की एक ड्रिंक ज़रूर होनी चाहिए। बच्चों के लिए भी सुबह को ज़रूर होनी चाहिए। और अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं फिर तो होनी ही सुबह के वक्त चाहिए, क्योंकि सारा दिन आपको भूख भी कम लगेगी। इट विल स्टे इन योर स्टमक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो ये सुबह के वक्त होना चाहिए। दही जो है वो दिन में किसी भी वक्त लिया जा सकता है। दही तीनों मील्स के साथ लिया जा सकता है, खासतौर पे गर्मियों में। अच्छा, रायते के फॉर्म में इज ओके? बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि आप अक्सर कहते हैं ना चीजों को अनअडल्ट्रेटेड खाना। जी बिल्कुल। लेकिन इसमें हम अगर जैसे कि पुदीना डाल दिया, थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल दिया, हल्का सा नमक डाल दिया, इट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके। आप एज लॉन्ग एज वो दही जो है घर का जमा हुआ दही है, उसमें थोड़ा सा लहसुन डाल दिया आपने जो चॉप करके। मैं एक ड्रिंक बता दूं, बताइए। जो आपने जब मुझे कहा था कि तुम दही खानी शुरू कर दो, ये जो तुम्हें अल्सर्स और एसिडिटी की प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाएगी, एंड इट्स ट्रू। क्योंकि प्लेन दही जो है, या तो दिल चाहता है मीठा खाओ या नमकीन खाओ। मीठा आपको पता है इज़ अ वर्स ऑप्शन। चलो एक चुटकी आपने हिमालयन सी सॉल्ट डाल दिया, हिमालयन सॉल्ट डाल दिया, या जिसको हम पिंक सॉल्ट कहते हैं, या वटेवर डाल दिया आपने, बिल्कुल इतना नमक डालना है कि बिल्कुल मतलब बराए नाम। भुना हुआ ज़ीरा और इस तरह लहसुन जो आपने कहा है वो, और आपने इसको ब्लेंडर में लस्सी की तरह लस्सी बना लिया, और आपने 1 ग्लास ये सुबह के वक्त पी लिया। आपको ना तो भूख लगेगी, ऊपर से इतनी रिफ्रेशिंग, सारा दिन गर्मी भी नहीं लगती। ये गर्मियों की बड़ी आइडियल ड्रिंक है। हाँ, लस्सी पी जाती थी, आप ये देखें उसमें से मक्खन निकाल लिया जाता था और वो क्या कहते हैं लस्सी पी जाती थी, और वो इतनी बेहतरीन एक ड्रिंक है। सो मेरे ख्याल में किसी भी टाइम ले सकते हैं। और पनीर खाने का सही टाइम? पनीर तो आप किसी भी टाइम खा सकते हैं, कॉटेज चीज़। आप ये एक और आपको बात बताऊं, ये जो एनर्जी ड्रिंक्स मिलती हैं, और ये एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर आप देखेंगे हर एनर्जी ड्रिंक के अंदर जो एक्टिव, वन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इज टॉरिन। और टॉरिन क्या करता है, आपको मेंटली काम डाउन करता है, आपको गुस्सा कम चढ़ता है, आपके एनर्जी लेवल्स बेहतर करता है, आपका ब्रेन फंक्शन बेहतर करता है। सो कॉटेज चीज़ जो है, ये पनीर जो है, ये अपनी डाइट का हिस्सा बनाना। आप सुबह इसके स्लाइसेस काट के उसको फ्राई कर लीजिए, और बेशक देसी घी में फ्राई कीजिए। बट आपको फ्राई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पनीर इतनी अमेजिंग चीज है, आप प्लेन तवे पे रखें उसको थोड़ा और उसके स्लाइस काट के एक साइड को करें और दूसरी साइड वो ऐसे ब्राउन हो जाता है जैसे आपने उसको तेल लगाया। क्योंकि कॉटेज चीज मैं बहुत यूज करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद बड़ी है। कॉटेज चीज इज जायका इतना मजे का होता है। और इसी कॉटेज चीज को थोड़ा सा अगर आपने जब इसको हैंग करते हैं, जब इसको उतारते हैं और इसके वो बनाने लगते हैं, थोड़ा सा आपने उसमें पुदीना कट करके चॉप करके डाल दिया, हल्का सा लहसुन डाल दिया, थोड़ी काली मिर्च डाल दी, वो फ्लेवर्ड कॉटेज चीज बन जाती है। बिल्कुल बेहतरीन चीज बन जाती है। अच्छा,
लेकिन कितनी को दही इस्तेमाल करनी चाहिए दिन में? 3 टाइम तो आप कह रहे हैं ना ले लें, तो लोग इतनी सी डालते हैं अपने खाने के साथ। देखें, ये क्वांटिटी तो अब हमेशा भूख रख के खाना चाहिए। सो आपकी डाइट का कुछ हिस्सा योगर्ट पे, अगर आपका हाजमा ख़राब है तो थोड़ी क्वांटिटी से शुरू कीजिए, मगर इसको थोड़ा सा बिल्डअप कीजिए विद टाइम, और हर खाने के साथ लीजिए, बेशक थोड़ा लीजिए, ताकि आपके गट के बैक्टीरिया रिस्टोर हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली कल हम बात कर सकते हैं देसी घी और मक्खन पे? जी कर सकते हैं, क्योंकि बाकी ये तीनों चीजें तो मैं कंज्यूम कर ही रही हूँ। ठीक है। वो देसी घी और मक्खन से अभी भी बहुत डर लगता है। बिल्कुल। तो जिन लोगों को देसी घी और मक्खन से डर लगता है, कल का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, क्योंकि डॉक्टर अजमत मजीद हमें बताएंगे कि हम क्या इनको कंज्यूम कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कितना कंज्यूम करना चाहिए। तो जिनकी ज़िंदगियों से 10-15 साल पहले देसी घी उनको छोड़ना पड़ा था क्योंकि किसी ने कुछ ऐसा कह दिया था या आपने पढ़ लिया था, उस पर क्लैरिटी हम कल देंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपसे कल मुलाकात होगी अगर ज़िंदगी रही तो। नुमान भाई आपसे भी, और हम ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन, रसूले अमीन, खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है, अकीदा ये अपना, बस को यकीन, तुझसा कोई तुझसा कोई नहीं है, रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, है अज़ल के हसी, है अबद तक हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है, रसूले अमीन। बज़ में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई, बज़ में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल
आखरीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। सुभान अल्लाह, थैंक यू, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। शबाना अब्बास, अल्लाह ताला का आप पे बड़ा ख़ास करम है। बहुत शुक्रिया। मतलब चाहे आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें, हमदे बारी ताला पेश करें, सूफियाना कलाम पेश करें, अल्लाह ताला ने आपकी आवाज़ में कुछ बहुत ख़ास रखा है। थैंक यू। और अल्लाह हमेशा आपको भागों वाला रखे। आमीन आमीन। सलामत रहें आप। व्यूअर्स, आज दो बहुत ही अकम्पलिश्ड पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं और आज इनसे हमने बात करनी है हमारी सोसाइटी के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम से रिलेटेड। एक तो इख्तलाफ है और एक मुखालफत। इनका मतलब क्या है और इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में क्या बिगाड़ पड़ता है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मोहम्मद उस्मान ताहिर। अगर हम फ्रॉम अ वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो आप एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब हैं, लेकिन बहुत ही प्यारी बात है साथ साथ आप हाफिज़ कुरान भी हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। सेम हियर मैम, थैंक यू। एंड देन ये जो प्यारी सी यंग लेडी आज हमारे साथ हैं, एक्चुअली असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शेखुपुरा सिटी हैं। वी हैव डॉक्टर खतीजा उमर विद अस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम ऑल्सो। सबसे पहले तो आज देखिए, इख्तलाफ का वर्ड बड़ा कॉमनली यूज़ किया जाता है, लेकिन इख्तलाफ आखिर है क्या? सर, अगर आप इसको डिफ़ाइन करें प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस ओवर। इख्तलाफ एक फ़ितरी अमल है। मतलब इंसान जब से इस दुनिया में आया है तब से लेके आज तक इख्तलाफ, हर बंदे की सोच का ज़ाविया मुख्तलिफ है। हर बंदे को अल्लाह ने मुख्तलिफ़ अक़ल से नवाजा है। आपकी अक़ल और है, मेरी और है, खदीजा की और है, साइमा की और है। हर बंदे को अल्लाह ने डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ पैदा फरमाया है। तो इसलिए उसके सामने जब कोई मसाला दरपेश होता है तो उसका हल भी वो अपने हिसाब से ही तजवीज़ करता है। हम 5-6 लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। अगर पांचों को बुखार हो फॉर एग्जांपल और एक मेडिसिन दी जाए पैरासीटामोल, आपको डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगी, मुझे डिफरेंट से करेगी, डॉक्टर साहबा को डिफरेंट से करेगी। इसी तरह से हर दिमाग के सामने जब कोई मसला दरपेश आता है तो वो उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करता है। ये तो है इख्तलाफ। लेकिन जब हम आपस में बैठते हैं और उस इख्तलाफ को हम सुपरलेटिव डिग्री पे लेके जाते हैं और उस इख्तलाफ को अदम बर्दाश्त की उस हद तक लेके जाते हैं कि हम उसको मुखालफत में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो मुखालफत पर मुखालफत नहीं रहती, वो खुदा न खास्ता दुश्मनी की हद तक चली जाती है और किसी की जान भी जा सकती है। 100%। देखिए, दुश्मनी की हद तक भी बंदा बर्दाश्त कर लेता है, इस तरह के चलो भाई आपस में अब गुफ्तगू नहीं, या बिल्कुल ही मतलब कता ताल्लुक़ कर लिया आपने। लेकिन जब आप किसी और को नुकसान, चाहे जहनी तौर पे, चाहे नफसियाती तौर पे, इंटेलेक्चुअली, साइकोलॉजिकली या फिर जिस्मानी तौर पे अगले को हार्म करें, तो तब वो मसला बहुत ख़राब हो जाता है। और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हमारी सोसाइटी इतनी इम्पेशेंट और अदम बर्दाश्त क्यों हो गई है। डॉक्टर साहबा, आपका तो डायरेक्ट आपकी नज़रों के सामने, आपके सामने इंसिडेंट्स होते हैं। बिल्कुल। मसला क्या है? हम जब छोटे होते थे, हमारे पेरेंट्स जब छोटे होते थे तो मामलात इतने तो नहीं हो जाते थे। नाराज़गी होती थी, मुखालफत ये नहीं होता था। एक्चुअली आजकल हमें बर्दाश्त करने का नहीं बताया गया। दूसरा जो है ना, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है मुख्तलिफ मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन है बहुत सुपरफिशियल है, उसकी बेस पे लोग अपनी अपनी ओपिनियंस डेवलप कर लेते हैं। जैसे कि हम समझते हैं कि ओपिनियन जो है ना, हर बंदे की उस चीज़ से ड्राइव हो रही होती है जहाँ से वो बिलोंग करता है। एवरीबडी इज़ हैविंग हिज ओन ओपिनियन। उस ओपिनियन को जब दूसरों के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, दैट लीड्स टू मुखालफत। उस मुखालफत में फिर जो है पेशेंस और बर्दाश्त और ये चीज़ें जो है वो इग्नोर कर दी गई हैं हमारी परवरिश के टाइम पे शायद।
जो हमारे से पिछली जनरेशन थी उसमें पेशेंस को ज़्यादा फोकस किया गया था, जबकि अब हम कुछ और चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और बर्दाश्त, तहम्मुल, मियाना रवि, इस तरह की वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे। यानी कि तरबियत ख़त्म हो गई ना। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हमारा फोकस शायद मुख्तलिफ चीज़ों पे हो गया है, तो बेसिक चीज़ें हम इग्नोर कर चुके हैं। ये एक फैक्ट है। पहले मुझे याद है बचपन में अगर हम किसी को सलाम नहीं करते थे या किसी के बड़े के कमरे में एंटर होने पे खड़े नहीं होते थे, उस पर बाकायदा झाड़ पड़ती थी और मार भी पिटती थी। पेपरों में अच्छे नंबर नहीं आए, माँ बाप थोड़ा रुस जाते थे, मान जाते थे कि नालायक है, खैर है। लेकिन जिंदगी में नालायक होना, आपकी पर्सनैलिटी में नालायकी होना, ये माँ बाप को बर्दाश्त नहीं होता था। ऐसे ही। और आज बच्चे टीचर्स से गुस्ताखी कर रहे होते हैं और माँ बाप साथ बैक कर रहे होते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, और बल्कि बच्चों के सामने जाके उन्हीं टीचर्स के साथ गुस्ताखी करते हैं, उस्ताद जो आपका रूहानी बाप या माँ होता है। लेकिन क्या हर इख्तलाफ गलत होता है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? क्या हर इख्तलाफ नेगेटिव ही होता है? नहीं, इसमें बुनियादी तौर पे ऐसे है कि इख्तलाफ जिसको हमने एक नेगेटिव बना दिया, बुनियादी तौर पे इख्तलाफ करने से आपके सामने नई जिहतें आती हैं। एक इशू है, उसके ऊपर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं कि आपके दरमियान उस इशू के ऊपर इत्तेफाक राय कायम हो जाए। ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो उससे उसी प्रॉब्लम की कोई एक नया एस्पेक्ट आपके सामने आ जाता है, कोई एक नई जिहत आ जाती है, कोई एक नई रिसर्च की राह निकलती है। मतलब जो आपने खामखा का किसी के साथ इख्तलाफ करना होता है, उससे हट के अगर जेन्युइन एक बंदा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक इशू के ऊपर रखता है तो उसकी बात को नेगेटिव लिए बगैर ये ज़रूर सोचना चाहिए कि यार जिस जाविये से ये बंदा बात कर रहा है, हो सकता है इसी से कोई नई राह निकलती हो जिससे हमारे इस मसले का हल निकल सकता हो। लेकिन राय मुख्तलिफ होने पे या राय में इख्तलाफ होने पे ही तो घरों में आपने मैम कितनी दफ़ा अपनी आंखों से देखे होंगे इस तरह के वाक़े। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब सास और बहू की आपस में बन नहीं रही तो जो बेटा है वो माँ की अग्रीमेंट में आके अपनी बीवी को मार मार के उसका बुरकस निकाल देते हैं। आई एम सॉरी व्यूअर्स, ये होता है, ऐसे ही है। कुछ केस रिपोर्ट होते हैं और कुछ वारदातें ऐसी रिपोर्ट होती हैं कि वो बंदा इस दुनिया से ही, वो बच्ची उस दुनिया से रुखसत हो चुकी होती है। मैं सिर्फ ये बाय द वे मर्द को बुरा बनाना, औरत को अच्छा बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात करी, एक एग्जांपल दे रही हूँ व्यूअर्स। ख़वातीन भी बहुत ऐसी गलत चीज़ें करती हैं तो मैं वो नहीं कह रही, बट एक एग्जांपल दे रही हूँ। देखें, डिफरेंस जो है ना या डाइवर्सिटी, ये तो जो बनी नू इंसान है इसकी जो है फ्लरिश करने की एक रीज़न है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, बायोडाइवर्सिटी ही तो रीज़न है कि हम जो है ग्रो कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी ही जो है ना इसका ओरिजिन है, जो हमारी इख्तलाफ राय होता है। ठीक है, इस इख्तलाफ राय की बेस पे हम इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर सारे ही एक जैसे यूनिफॉर्म माइंड के साथ लोग डेवलप होंगे तो वो कौम या वो लोग तो डिफरेंट नहीं हो सकते ना, उसमें और एक रोबोट में या किसी। एग्जैक्टली। तो इख्तलाफ तो इनफैक्ट इस इंसान की ग्रोथ और इसको फ्लरिश करने का या ओवरऑल इस कायनात के बढ़ने की एक रीज़न है। लेकिन उस इख्तलाफ का जो एक तरीक़ाकार है ना, इख्तलाफ और मुखालफत में एक बहुत बारीक लाइन का डिफरेंस है। करें क्या? बिकॉज वही है ना, भाई और दो भाइयों के बीच में इख्तलाफ राय हुई, चले जदाद पे इख्तलाफ राय हुई, सीधी बात करते। एग्जैक्टली। और फिर अगली 4 जनरेशन्स का आपस में वास्ता ताल्लुक ही नहीं है, जबकि सगे भाइयों के बच्चे हैं। ये नहीं पता फड्डा क्यों हुआ था, बस बात नहीं करनी। बिल्कुल, ये भी तो बहुत डिस्ट्रक्टिव चीज़ है हमारी सोसाइटी में। ऐसा ही है। इस पे ज़्यादा फोकस इस टाइम हमारी जो है ना पेरेंट्स का या हमारे टीचर्स का या हमारे जो इम्पोर्टेंट सोशल और पॉलिटिकल फिगर्स होती हैं उनका बड़ा रोल होता है। whatever we are role modeling that goes into generations। तो हमारी पिछली जनरेशन में आप देखेंगे कि लीडर्स बहुत पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेके चल रहे थे। पेरेंट्स अपनी औलाद को डिफरेंट चीज़ें बड़ी तरबियत के साथ सिखा रहे थे। अब हमारा फोकस शायद जो मटेरियल थिंग्स पे ज़्यादा हो चुका हुआ है और हम जो है सोच पे और इन चीज़ों पे, वैल्यूज़ पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे। तो इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। उस्मान साहब, तो फिर इस सोसाइटी के बिगाड़ को कैसे ठीक करें? आई एम सॉरी, क्राइम रेट्स छतों को पहुंचे हुए हैं। एक वक्त होता था कभी कोई एक आपको सुनने को मिलता था कि भाई फलां के घर में लड़ाई हुई। अब एक ही मोहल्ले में एक ही रात को
15 लड़ाइयाँ चल रही होती हैं और चीखों, अब तो लोगों को चीखों की, लड़ाइयों की, फड्डों की आवाज़ें भी आए तो वो रिएक्ट ही नहीं करते। पहले होता तो सारे मोहल्ले वाले आ जाते थे, खैर हो गई है, खैर है। आप कहते हैं इधर तो ये तमाशे चलते रहते हैं, क्या करें, हम किस तरफ जा रहे हैं? इज द एंड नियर, लग तो यही रहा है। हमारा बेसिकली जो ओल्ड, जिधर डॉक्टर साहबा इशारा कर रही थी ना, हमारा जो ओल्ड फैमिली सिस्टम था ना, उसमें पूरा ख़ानदान एक घर में रहता था और उस एक घर में रहने की वजह से वो जो बड़े थे ना, सारा दिन मर्द मर्दों के अंदर बैठ रहे थे, औरतें औरतों के अंदर बैठ रही थी, और अगर कोई मसला वहाँ पे पेश आता था तो बड़े बैठ के उसको हल करवा लेते थे। अब हमारा फैमिली सिस्टम जब वहाँ से बाइफरकेट हुआ है ना, और एक मियाँ बीवी और उसके दरमियान एक या 2 बच्चे हैं, अब वो मियाँ बीवी सारा दिन इकट्ठे रहते हैं, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता भी है तो एक दूसरे के साथ लड़ना, और अपने अपने माँ बाप से लड़ के अलहदा हुए होते हैं, ताकि तो वहाँ पे भी अब उनका कोई बोलने का जवाब, क्योंकि वो ऑब्वियसली ऑलरेडी बच्चे घर छोड़ के अपनी जगह में शिफ्ट हो चुके हैं, तो वो उनके मामलात में बोलते हुए भी डरेंगे कि बिल्कुल ही हम अपने बच्चे ना खो दें। तो वो जो फैमिली सिस्टम था ना पुराना, उसमें इसकी ऑटो सेटिंग पे रिकॉन्सिलिएशन का एक प्रोसेस मौजूद था, जो कि इस सोसाइटी में अब आके मिसिंग हो गया। जब हमारा फैमिली साइज तो स्क्वीज हुआ है, छोटा हुआ है, ठीक है, आप इकट्ठे भी हो गए, आपने एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझना भी शुरू हो गया, लेकिन वो जो कैटलिस्ट थी ना, जो आपको ठीक कर देती थी, किसी जगह कोई प्रॉब्लम आई, बड़े दरमियान में बैठे, आपका मसला हल हो गया, अब वो खुदा न खास्ता वहाँ पे एस्केलेट कर जाता है। जब चीज़ें एस्केलेट हो जाती हैं तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फैमिली ब्रेकअप की तरफ चली जाती है। क्रिमिनल एक्टिविटी भी तो बहुत बढ़ गई है इन मामलात की वजह से, कुछ इसके बारे में हमें गाइडेंस देंगे? देखिए, क्रिमिनल एक्टिविटी ओवरऑल सोशल जो है ना फैब्रिक की डिस्ट्रक्शन की वजह से ही बढ़ रही है। पहले चोरियां डकैतियों पे डर लगता था, बिल्कुल, अब घरों के अंदर ही रहते हुए घर वालों से खौफ आता है। कितनी अजीब, और घर क्या होता है जहाँ पे आप सिक्योर फील करते हैं। घर की दीवारें ऐसे होती हैं कि आप एंटर होते हैं तो आपको लगता है किसी ने आपको गले लगा लिए, बिल्कुल। अब तो घरों में जाते हुए लोगों की जान जाती है कि यार इसको मारना पड़ जाए, वहां से कोई गाली गलोच ना हो जाए, क्योंकि वर्बल अब्यूज और फिजिकल अब्यूज तो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, बिल्कुल। और कितने इंसिडेंट्स मंजरे आम पे आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, छोटे छोटे तनाज़ात होते हैं, ज़मीन का तनाज़ा, छोटा सा शादी का तनाज़ा, पेरेंट्स आर नॉट एग्रीइंग ऑन सिंगल पर्सन, मतलब औलाद और पेरेंट्स एग्री नहीं करे शादी पे, इस बेस पे एक तनाज़ा हो रहा है, इख्तलाफ राय है ना, उसकी बेस पे इतना तनाज़ा हो जाता है कि बातें दुश्मनियों और मर्डर्स तक पहुंच जाती हैं। और दिस इज़ आवर रूटीन इन पुलिस कि हमारे पास डेली बहुत सारे केसेस, मर्डर में तो 2 से 3 हम केसेस रीजंस कहते हैं, जन जर ज़मीन, इन चीज़ों की बेस पे इख्तलाफ राय है, और इन 3 चीज़ों की बेस पे इख्तलाफ राय को मुखालफत की शक्ल इख्तियार कर जाता है, तो ये हमारा सारा क्राइम जो है उस पर बेस कर रहा होता है। हम एक ब्रेक की तरफ पढ़ते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मुखालफत अगर हो जाए तो उस केस में क्या करना चाहिए, लेकिन अगर बात इख्तलाफ के ही पॉइंट पे एंड हो जाए तो बेहतर है। तो दोनों केसेस में किस तरीके से हमें डील करना चाहिए सिचुएशन के साथ, और हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बाई स्टैंडर्ड जो होता है वो मसला रिजॉल्व करने के बजाय मज़ीद और ख़राब कर देता है। तो क्या करना चाहिए अगर घरों में इख्तलाफ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, मसले हैं, कैसे रिजॉल्व करें? और अगर बात मुखालफत तक पहुंच जाती है, जहाँ पे हाथ उठ रहे हैं, गाली गलोच पे बात पहुंच रही है, तो उस केस में भी क्या करना चाहिए? 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, उनसे गाइडेंस लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई शदीद अकम्पलिश्ड और ब्रिलियंट लोग आज हमारे साथ हैं, और ब्रेक में भी हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। अब भूल गया कि ऑन एयर क्या कहा और ब्रेक में क्या कहा, लेकिन चले याद आ जाएगा। लेकिन शबाना अब्बास भी हमारे साथ हैं, हमारे मुल्क की मारूफ सनाख्वा, बल्कि इंटरनेशनली रिनाउंड नाउ, माशाल्लाह इतना खूबसूरत कलाम पेश करती हैं। आपकी तरफ हम अभी बढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो आप दोनों से, मोहम्मद उस्मान ताहिर साहब एंड डॉक्टर खतीजा उमर, आप दोनों से ये सवाल है कि इख्तलाफ अगर हो जाए और मामला ख़राब होने को है, तो उस इख्तलाफ के साथ डील कैसे करें? देखिए, कभी कभी स्पेशली जब मज़हब की और पॉलिटिक्स की बात आती है ना, तो झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है कि भाई 2 लोग 2 डिफरेंट पार्टीज़ को सपोर्ट करें, इतनी ज़्यादा बदमज़गी हो गई कि लगता था कि अब फिज़िकल दंगे फसाद पे बात आ जाएगी। तो जब इतना सीरियस इख्तलाफ राय हो, व्हाट डू यू डू?
रद्द अमल क्या होना चाहिए? रद्द अमल ये है कि इंसान अगर अपनी ज़िंदगी का मुताला करे, आप मैं सारे हम मिल बैठ के, जितने भी हमने ज़िंदगी में गलत फ़ैसले किए होते हैं ना, वो सारे के सारे आप एनालिसिस कीजिएगा, वो गुस्से की हालत में किए होते हैं। तो जब आप किसी के साथ इख्तलाफ कर रहे होते हैं, आप एक तरह से गुस्से की हालत में होते हैं। अब गुस्से की हालत के जो अहकाम है आपने उनको देखना है कि एक बंदा अगर रस्सी को बहुत ज़्यादा खींच रहा है, आप कोशिश करें कि उसको ढीला कर दें। अगर आप भी खींच लेंगे, वो भी खींच लेगा, तो अल्टीमेटली आप ब्रेकअप की तरफ ही जाएंगे। सर मेरी बात सुने, आज तक किसी ने टग ऑफ वॉर में रस्सी छोड़ी है? देखिए बचपन में हम खेलते थे ना कि एक एंड पे एक टीम है और दूसरी एंड पे दूसरी टीम है, तो जब खींच रहे होते थे तो कौन छोड़ता है रस्सी? जब तक जोर से आप खींचे ना, अगले के हाथ से छूट जाए तो छूट जाए। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? ये इंसान की फितरत है। इस फितरत से कैसे लड़ें? जिस फितरत की तरफ आप इशारा कर रही हैं, हम अभी क्योंकि उस सेटअप में हैं, तो वो एक सीनियर सहाफ़ी थे, वो अपने शागिर्दों को बता रहे थे कि जितना मर्जी कोई लॉजिकल आर्गुमेंट आ जाए, आपने फिर भी कोशिश करनी है कि जी आप जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन असल इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये बनता है कि आपने खुदा वास्ते का इख्तलाफ फिर भी करना है, तभी जाके आप एक अच्छे एनालिस्ट बन सकते हैं। तो ये जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं वो तो एक खुदा वास्ते का इख्तलाफ है। आप अगले बंदे की बात को सुने, समझें, आपको समझ आता है आप एक्सेप्ट करें, नहीं समझ आता तो आप कौल मारूफ के साथ, एक अच्छी बात के साथ आप उससे इख्तलाफ करके साइड पे हो जाए। उसको सर पे जब आप सवार कर लेते हैं, फिर आप गुस्से की कैफियत में, अदम बर्दाश्त की कैफियत में चले जाते हैं, और वहाँ से फिर आप अच्छा अब डॉक्टर साहबा, अच्छा मैं थोड़ा मैं बाद में बता दूं, शी इज़ नॉट PhD डॉक्टर, शी इज़ MBBS डॉक्टर। तो मतलब हमारी लड़की बहुत शदीद अकम्पलिश्ड है। आई एम सॉरी, आई हैड टू से दैट बिकॉज सो इम्प्रेस्ड एंड द फैक्ट दैट आप यू चोज टू गो इनटू द पुलिस, यानी कि आपने ये चूज किया कि आपने पाकिस्तानियों को, अपनी नेशन को प्रोटेक्ट भी करना है इंशाल्लाह, और लोगों के मसाइल और प्रॉब्लम्स को, बिकॉज बेसिकली तो पुलिस यही करती है ना, बिल्कुल मुखालफतों और जंगों और लड़ाइयों के बीच में आप लोग घुस के मसलों को रिजॉल्व करते हैं अपनी जिंदगियों को एट रिस्क डाल के। बिल्कुल। सो थैंक यू फॉर योर सर्विस, ये भी कहना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। उसके बाद क्योंकि अब वक्त खत्म हो रहा है, तो मुखालफत के केस में, क्योंकि आप तो ऑन ग्राउंड देखती हैं, यस, क्या करें? अच्छा, बीइंग डॉक्टर एंड बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, वी हैव स्टडीड अ सब्जेक्ट बिहेवियरल साइंस। उसमें ना 3 वेज ऑफ कम्युनिकेशन बताए जाते हैं। ठीक है। देयर इज़ वन दैट इज़ कॉल्ड सबमिसिव, सेकंड वन इज़ असर्टिव एंड थर्ड वन इज़ फॉर द एग्रेसिव वन। हम सानू उर्दू में समझा दो। जो सबमिसिव है उसमें ये है कि आम तौर पे जो हमारे यहाँ एक जो जेंडर डिस्पैरिटी है, उसमें खातून जो होती है ना, नीचे वाला साइड ले लेती है, खामोश हो जाती है, और जो आदमी है या पावरफुल, मतलब आप समझ लें कि पावर रिलेशन है, जिसकी पावर ज़्यादा है दैट इज़ गोइंग टू बी असर्टिव वन, और जो कम पावर, वैसे बीवियां भी मैं पावर दूसरी तरफ आ जाती हैं। एग्जैक्टली मैं कह रही हूँ कि पावर फैक्टर आप इसमें ले लें, पावर डायनामिक्स जो होते हैं Exactly. नॉर्मल, जिस तरह हम गाँव में, देहातों में, Yes. ऐसी जगहों पे। तो जब पावर का इम्बैलेंस होता है ना, तो जिसके पास पावर ज़्यादा है वो एग्रेसिव हो जाएगा, गुस्सा शो करेगा, और जिसके पास पावर कम है वो सबमिसिव हो जाएगा। ठीक है, ये एक नॉर्मल वे हो गया। लेकिन सबसे जो अच्छा वे है ना टू डील विद इट, दैट इज़ असर्टिव। असर्टिव ये है कि ना आपने एग्रेशन शो करना है, ना आपने सबमिट करना है, लेकिन आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ स्टिक करके रहना है, एंड यू हैव टू टेल कि दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि मेरी ये राय है। एग्जैक्टली। और बट मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो लाइन बड़ी पतली है, बिल्कुल, जो असर्टिव और अग्रेसिव के बीच में वो इतनी पतली लाइन है कि Yes. एक सेकंड में चीज़ यहाँ से यहाँ आ जाती है। यस, ऐसा ही है। तो यही ट्रेनिंग है और यही तरबियत है जिसके ऊपर हमने अपने औलाद को भी फोकस करना है, हमने स्कूल लेवल पे स्टूडेंट्स को भी फोकस करना है, ओवरऑल हमारी नेशन को भी ज़रूरत है कि हम एग्रेसिवनेस और असर्टिवनेस के दरमियान जो एक फ़ाइन बैलेंस है उसको जब गेन कर लेंगे तो इख्तलाफ जो है ना वो इख्तलाफ राय तक रहेगा, मुखालफत की तरफ नहीं जाएगा। बिल्कुल एंड में रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना है, कोई प्यारा सा छोटा सा पैगाम आप दोनों की तरफ से, यू बीइंग माशाल्लाह सच एन अकम्प्लिश्ड यंग लेडी, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आप बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन आप हाफिज़ कुरान है, हमारे लिए वैसे ये बहुत एक रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी है। छोटी सी प्यारी सी बात आप दोनों के पास हमारे व्यूअर्स के लिए। हमारे व्यूवर के लिए ये है कि जी कौल मारूफ जो है ना जी, जो
नेक बात करनी है, जो अच्छी बात करनी है, ये सदका में शुमार होती है। तो आज के टॉपिक के हवाले से अगर हम देखें ना, आप किसी भी जगह जब अपने आप को उस ब्रैकेट में लेके आते हैं जहाँ पे आपका किसी के साथ इख्तलाफ हो रहा है, तो मवाइज़ हसना के साथ, अच्छी बात के साथ, दलील के साथ उसके साथ बात करें। अगर वो मान लेता है आपकी दलील तो ठीक है, नहीं तो उसको सर पे सवार ना करें, उसका अजर आप अपना। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाम, वही वाली जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, अच्छा, मैं भी इनकी बात को एक डिफरेंट वे में कम्युनिकेट करूँगी कि जब एक बाग होता है ना, खूबसूरत तब लगता है जब उसमें मुख्तलिफ़ तरह के फूल होते हैं। क्या बात। ठीक है, अगर एक ही तरह के फूल रखेंगे तो शायद आपको वो इतना अच्छा ना लगे। इसी तरह जब इंसान होते हैं ना, वो मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में एक तरह का स्पाइस होता है, खूबसूरती होती है। अगर आप अपने मिजाज के लोगों के साथ बातचीत शुरू कर देंगे ना, तो एक टाइम आएगा आप बोर हो जाएंगे। तो लाइफ को इंजॉय करें, इख्तलाफ को इंजॉय करें, और इख्तलाफ को मुखालफत में कन्वर्ट होने से पहले मैनेज कर लें। मेरा यही मैसेज है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू। एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू बोथ ऑन द प्रोग्राम। और व्यूअर्स, यहाँ पे क्योंकि हमने अपने शो को क्लोज़ करना है, तो इतना प्यारा, इतना टैलेंटेड चेहरा और अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, थैंक यू। तो आज का शो आप ही क्लोज़ करेंगी प्यारी बच्ची। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों। ये जिस मन में समा जाए, वो मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। गुलों को चूम लेते हैं सहरनम शब नमी कतरे। गुलों को चूम लेते हैं सहरनम शब नमी कतरे। नबी की नात सुन ले तो चमन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। जो नामे मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आँखें। जो नामे मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आँखें।
पहन ले जो प्यार उनका, बदन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला